नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदी सागर चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख ही चुके होंगे कि अपवाह तंत्र से संबंधित आज की वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग नदियों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। नदियाँ कई प्रकार की होती हैं, कहाँ प्रवाहित होती हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, उन सभी चीज़ों पे हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे और एग्ज़ाम के परिदृश्य में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे इससे और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है और उनको हम बहुत ही बारीकियों से देखेंगे। वैसे तो नदियाँ पढ़ने की सुविधा के अनुसार हम लोग इसको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं और एक हिमालयी नदियाँ। तो आज हम लोग हिमालयी नदियों के बारे में यहाँ विस्तृत अध्ययन करेंगे। उन विस्तृत अध्ययन में जो हिमालय की नदियाँ हैं, आज की वीडियो विशेषकर सिंधु नदी तंत्र के बारे में होगी। बाकी धीरे धीरे करके इन सभी जितने भी हिमालयी नदियाँ हैं उन सभी के बारे में हम लोग प्रत्येक वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सिंधु नदी तंत्र हिमालयी नदियाँ सबसे पहले कौन कौन सी हैं। हिमालयी नदियाँ हो गई आपको, जैसे कि ये एक सिंधु नदी तंत्र हो गया, दूसरा गंगा नदी तंत्र और ये तीसरा जो है आपका ब्रह्मपुत्र। ये तिब्बत क्षेत्र में सांगपो के नाम से जानी जाती हैं। सिंधु को पुराने नाम से इंडस, जैसा कि हर बुक में दिया हुआ इंडस के नाम से जानते हैं। गंगा नदी तंत्र है। तो ये जो हैं तीन प्रमुख हिमालयी नदियां हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जल की पर्याप्त मात्रा हमेशा बनी रहती है और इसका विपरीत है, जैसे प्रायद्वीप नदियों में ऐसा नहीं पाया जाता है। रीज़न है क्योंकि ये जो हैं यहाँ पे इसके जल बने रहने के दो स्रोत हैं। पहला तो वर्षा का जल हो गया, बरसात में पर्याप्त मात्रा होती है, हिमालय के पास हैं और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हिमालय से टकराने के बाद जो मानसून है यहाँ पे प्रस्फुटित होता है, उसी के माध्यम से इन नदियों में जल हमेशा पर्याप्त मात्रा में बना रहता है। और दूसरा जो कारण है, ये इस पे जमे हुए ग्लेशियर हैं, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर हैं जो गर्मियों के दिनों में अधिकतर पिघल के ये इन नदियों को जल की सुविधा प्रदान करते हैं। तो इस वजह से हिमालयी नदियों को सदा नीरा यानी कि हमेशा जल भरा रहने वाला नदी कहा जाता है। तो ये हो गई आपकी नदी तंत्र और इसमें हम जो हैं आज देखेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। इस पे पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे और एक भी प्रश्न यहाँ से आपका छूटेगा नहीं। ये सिंधु नदी तंत्र है, इसकी कौन सी सहयोगी नदी है, किससे दाहिने बाएं, एग्जाम में हमेशा पूछता है कि सिंधु नदी के बाएं तट से कौन सी नदी आके मिलती है, दाहिने नदी के ये दाएं तट पे कौन सी आके मिलती है। जैसे कि इधर से दायां बायां सबसे जानने का सरल तरीका है कि नदी जिस तरफ से प्रवाहित हो रही है, जिधर जा रही है, आप उधर मुँह के करके खड़ा हो जाइए और जो आपका दायां बायां होगा वही नदी का दायां बायां होगा। तो सिंधु नदी का तंत्र का दायां हिस्सा ये हो गया, ये आपका सिंधु नदी का दायां तट है और ये आपका बायां। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं इसके बारे में। हाँ, एक चीज़ छूट रही है, इसमें थोड़ी और विशेषता जान लेते हैं हम इसके बारे में। जैसा कि है ये सदा नीरा है क्योंकि यहाँ पे हमेशा नदियों में जल पर्याप्त मात्रा में बनी रहती है और ये मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होकर नौकायान वर्ष भर मतलब हमेशा जो है हमेशा नौका गम में होती है, यानी कि नदियों पे जो नावें हमेशा चलें। जाहिर सी बात है, पर्याप्त जल रहेगा तो नदियों का आवागमन में सुविधा होगी और ये उपजाऊ होती हैं क्योंकि नदियों से जो तीव्र ढाल से बहते हुए ये जब मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं तो अपने साथ वहाँ की खनिज और जितने भी उपजाऊ जलोढ़ अवसादों को लाके मैदानी क्षेत्रों में पाट देती हैं और मैदानी क्षेत्रों में आके थोड़ी धीरे हो जाती हैं क्योंकि इनके साथ आया हुआ गाद जो और अवसाद होते हैं वो इनके जल को अवरुद्ध करते हैं। और फिर उसके बाद इसमें दूसरा चीज़ देखा जाता है कि ये अगर आती हैं तो ये अपनी मार्ग भी मैदानी क्षेत्रों में देखे होंगे कि अधिकतर नदियाँ सीधे जाते जाते अचानक मुड़ गई हैं। तो कोई अचानक मोड़ नहीं होता, वो नदियों के द्वारा लाया गया जो जलोढ़ निक्षेप होता है वो उनके मार्ग में अवरुद्ध पैदा करता है। तो नदियाँ वो वहाँ से साइड से काट के अपना मार्ग बना लेती हैं और इसी वजह से ये नदियाँ, जैसे कि बिहार में कोसी नदी बहुत कुख्यात है अपना मार्ग बदलने की।
के लिए ये हमेशा नदी, ये इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। हिमालय नदियाँ 3 प्रमुख तंत्रों में विभाजित है, तो हम बता ही चुके हैं आप लोगों को, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये है आपका 3 नदी तंत्रों में विभाजित है। ये सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र हो गई और ये गंगा नदी तंत्र। तो जिसमें हम आप लोगों को आज जो है सिंधु नदी तंत्र के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए सिंधु नदी तंत्र के बारे में शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत जो है इसके कई सहायक नदियां हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। ये सिंधु नदी तंत्र हो गया आपका, एक मिनट, ये सिंधु नदी तंत्र है। फिर उसके बाद इसकी जो सहायक नदियां हैं आप देख रहे होंगे, ये झेलम, फिर उसके बाद रावी, सतलज और ये चिनाब है, यहाँ से प्रवाहित होते आती है, और ये सतलज नदी है। ये सभी नदियाँ आके आपको, ये सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। किधर हैं? ये आपके बाएं तट पे हैं, बाएं हिसाब से आके मिल रही हैं। कभी कभी पूछता है, इसका क्रम पूछ लेता है कि सिंधु नदी का जितनी सहायक नदियाँ हैं उनको क्रम से बताइए, उत्तर से दक्षिण क्रम। तो आप बताएंगे सिंधु नदी का जो क्रम है, सिंधु नदी तो हो गई, उसके बाद झेलम हो गया आपका, फिर चिनाब, फिर उसके बाद रावी, फिर ये छोटी ब्यास, फिर सतलज। ये सभी सिंधु की नदियां हैं। सिंधु नदी का उद्गम जो है आपका ये कैलाश पर्वत श्रेणी के पास से चेमायंगडुंग ग्लेशियर यहाँ पे है, एक छोटा सा ग्लेशियर है, यहीं से इसका उद्गम होता है सिंधु नदी का। उसके बाद जो है कैलाश चोटी के दूसरी, ये कैलाश चोटी है, यहीं से इसका सिंधु नदी निकलती है। और ये यहीं की इसी के आसपास ये ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होते हुए उत्तर पूर्व की ओर निकल जाती है और ये इधर आके कश्मीर से होते हुए आके अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी की लंबाई वैसे टोटल देखी जाए तो 2880 किलोमीटर है। कितना? 2880। लेकिन इसकी भारत में लंबाई अगर देखें तो 1114 किलोमीटर। एक मिनट, टोटल लंबाई सिंधु की 2880 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। और ये हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ये काराकोरम दर्रा है, लद्दाख श्रेणी, दर्रा नहीं सॉरी, काराकोरम श्रेणी, ये लद्दाख, और ये आपका जास्कर। तो ये 3 श्रेणियां हैं। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सिंधु नदी जब हम लोग इसके तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे इसकी जानकारी होना ज़रूरी है, इसलिए इसको एक लोकेशन देख लीजिए आप मोटा मोटी। उसके बाद ये जब पर्वत पढ़ाएंगे तो उसमें आपको पूरा विस्तृत अध्ययन किया जाएगा इसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु नदी जो है आपको यहाँ से बताई दी हैं, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, यहाँ से प्रवाहित होती है और यहाँ से बहते हुए लद्दाख से होते हुए आपका काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच से ये आपका काराकोरम है, ये लद्दाख है, इसके मध्य से प्रवाहित हुए तो गिलगित के समीप जो है सिंधु गार्ज का निर्माण होता है। यहीं से ये सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवाहित हो जाती है, यहाँ आ जाती है। उसके बाद यहाँ से निकलती है। पहली बात, सिंधु नदी जो है काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है और इसी सिंधु नदी पे लेह आपका स्थित है। और सिंधु नदी जो है इसके बाएं तट पे आके जो मिलती हैं नदियां हैं और दाएं तट पे, इनके बारे में हम लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये पूछता है कि कौन सी दाएं तट पे आके मिली या कौन बाएं तट पे। तो ये देखिए आप यहाँ मोटा मोटी देख लीजिए, आगे हम लोग देखेंगे अच्छे से क्वेश्चन की फ्रेमिंग में। ये आपके दाएं तट पे आके काबुल मिल रही है, कुर्रम है, गोमल है, तो ये सभी नदियाँ जो हैं इसके दाएं तट पे आके मिल रही हैं। बाएं नदी बाएं हैं जो जास्कर होंगी, श्योक होगी, ये सभी होंगी, ये है। और ये आपकी झेलम नदी है। झेलम जो है आपका ये समानांतर भारत और पाकिस्तान के सीमा के समानांतर बहती है। ये शेषनाग के समीप बेरीनाग झील, बेरीनाग के समीप
शेषनाग झील से निकलते हुए बुलर झील, ये आपका बुलर झील है, यहीं पे झेलम नदी के किनारे श्रीनगर स्थित है, जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं श्रीनगर स्थित है। उसके बाद ये भारत और पाकिस्तान के सीमा के साथ साथ प्रवाहित होते हुए ये आपका ये पाकिस्तान में आके चिनाब नदी में मिल जाती है। चिनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो कंफ्यूज नहीं होना कि सतलज है या फिर कोई और नदियाँ। ये सबसे बड़ी नदी चिनाब नदी है, जो कि हिमाचल प्रदेश से प्रवाहित होती है। स्पीति, लाहौल स्पीति घाटी है, ये यहाँ से आपका निकलती है बारालाचाला दर्रे से निकलते हुए आपको हिमाचल प्रदेश में ये जो चिनाब का नाम है चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। चंद्र और भागा दो नदियां आके हिमाचल प्रदेश में एक सम्मिलित रूप होकर ये चिनाब का रूप धारण करती हैं और ये चिनाब के नाम से प्रवाहित होती हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि चंद्रभागा नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ है, तो आप लोग कहेंगे हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ही ये बारालाचाला दर्रा के समीप से चिनाब नदी का उद्गम है और ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद ये आपका चिनाब हो गया, रावी भी यहीं से निकलती है और ब्यास, दो नदियां जो हैं, यानी कि टोटल 3 नदियां हिमाचल प्रदेश से, सिंधु की जितनी सहायक नदियां हैं 3 नदियां ये आपकी हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। रावी और ब्यास ये रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है और ये रावी प्रवाहित होते हुए ये आ जाती है चिनाब नदी मिल जाती है। और सिंधु की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं सब आगे ये मिठानकोट में आपको ये सम्मिलित हो जाती हैं आपका। उसके बाद एक मात्र सहायक नदी है जो सिंधु की, ये ब्यास, जो कि पाकिस्तान में प्रवाहित ना होकर केवल भारत में ही ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर और पंजाब के हरिकेन नामक बैराज के पास सतलज नदी में ये अपना जल त्याग देती है। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु की कौन सी ऐसी सहायक नदी है जो कि पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है, तो आप तुरंत कहेंगे ब्यास नदी है। अब यहाँ क्वेश्चन की फ्रेमिंग से हम लोग जानेंगे एक एक क्वेश्चन करके, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पूछ रहा है सिंधु नदी की सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है, तो सही क्रम ही आपका यहाँ लगाया गया हुआ है। आप चाहें तो नोट्स कर लें या फिर बार बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। सिंधु नदी ये हो गई आपकी, ये निकल रही है। उसके बाद क्या है, झेलम है, झेलम जम्मू कश्मीर के वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। चिनाब हो गई आपकी, चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये आपकी चिनाब हो गई। ये रावी है आपका, ब्यास जो यहीं से निकलती है वह भारत में ही समाप्त हो जाती है। और ये सतलज नदी है जो कि ये है। तो ये क्रम पूछता है, उत्तर से दक्षिण क्रम वो पूछे चाहे दक्षिण से उत्तर क्रम पूछे, दोनों का सेम ही होगा। तो आप तुरंत आंसर करेंगे कि याद कर लीजिए सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु की एकमात्र सहायक नदी जो पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है, तो आपकी वो ब्यास नदी हो जाएगी, जो कि यहीं से बारालाचाला दर्रे से निकलती है। बारालाचाला नहीं, रोहतांग दर्रे से निकलती है और पंजाब के कपूरथला नामक ब्यास नदी जो है कपूरथला के निकट हरिकेन बैराज के पास वो सतलज नदी में समाहित हो जाती है। तो ये आपका ब्यास नदी हो जाएगी जो कि पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली सिंधु की सहायक नदी। ये आपका क्वेश्चन का फ्रेमिंग नहीं है, ये क्वेश्चन इसलिए बनाया गया है कि टोटल एक जगह से जैसे एक प्रश्न का फ्रेमिंग भी हो जाए और आप लोगों को ये सिंधु से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको इसी प्रश्न के माध्यम से सारे टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया जाए। प्रश्न की फ्रेमिंग करने का मेन मकसद यही था। हिमाचल से निकलने वाली जो सिंधु की सहायक नदियां हैं कितनी हैं, वो 3 नदियां हैं। कौन सी, ब्यास, रावी, चिनाब। जो आपकी चिनाब नदी है ये बारालाचाला दर्रे से निकलती है, आप यहाँ देख सकते हैं बारालाचाला दर्रा है जो कि यहाँ दर्शाया गया है। और ये जो शेष है रोहतांग दर्रे से आपका ब्यास नदी और चिनाब नदी निकलती है। और
1 मिनट, नहीं, ब्यास नदी निकलती है और आपका ये, हाँ, हिमाचल प्रदेश से सिंधु की 3 नदियाँ निकलती हैं, ब्यास, रावी, चिनाब, जिसमें कि ब्यास नदी और रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती हैं और चिनाब नदी जो है बारालाचाला दर्रे से निकलती हैं। इनको बारालाचाला दर्रे में, ये हिमाचल प्रदेश में ही ये चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तिब्बत से निकलने वाली सिंधु की सहायक नदी, यानी कि ये पूछ रही है कौन सी ऐसी नदी है कि जो तिब्बत के पठार से निकलती है। तो तिब्बत के पठार से सिंधु और ये एक सतलज, 2 ही नदी जो कि ये यहाँ से निकलती है। या और बाकी जो नदियाँ हैं, एक नदी जो है झेलम, आपका जम्मू कश्मीर, यहाँ से श्रीनगर से निकलती है जहाँ पे झेलम, और उसके बाद ये 2-3 नदियाँ जो हैं हिमाचल प्रदेश से हो गई और एक नदी यहाँ से, और सतलज नदी यहाँ से। टोटल ये नदियाँ का लोकेशन दर्शाया गया है। आप वीडियो पॉज करके आराम से अगर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा पूरी बात। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि तिब्बत से निकलने वाली सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो एक तो सिंधु हो गई, दूसरी सतलज है, उसके अलावा कोई नहीं निकलती है। आगे चलते हैं। पाकिस्तान में सिंधु के दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन सी हैं, आइए देख लेते हैं। ये आपकी जो है दाईं ओर से मिलने वाली हैं काबुल, ये देखिए ये सिंधु नदी आपकी है। अभी ये इधर से आ रही है काबुल है, ये कुर्रम है, ये गोमल है। ठीक है, सिंधु नदी जो पाकिस्तान में गिलगित के समीप ये सिंधु गार्ज का निर्माण करती हैं। ये देखिए यहाँ पे गार्ज क्या होता है, जो ऊंचाई से जब गिरती हैं नदियाँ तो जब जहाँ पे गिरती हैं वो गड्ढ बन जाता है, बहुत गड्ढा। जैसे कि आप देखे होंगे ट्यूबवेल उबल चलता है तो लगातार पानी गिरने से वहाँ गड्ढा बन जाता है। तो उसी तरह से सेम नदियों का स्थिति है। नदियाँ बहुत ऊंचाई से गिरती हैं तो वो हमेशा गड्ढा कर देती हैं, तीव्र वेग से वो वहाँ की मिट्टियाँ हट जाती हैं, तो वही गार्ज है, सिंधु गार्ज का निर्माण हो जाता है। काबुल की सहायक नदियाँ स्वात नदी और जो है कुनार नदी है। ये आपकी हो गई दाहिने तट पे, ये प्रमुख नदियां हैं। वैसे तो कई नदियां हैं लेकिन अक्सर मेन यही पूछी जाती हैं, काबुल, कुर्रम, गोमल, ये सिंधु के दाहिने तट पे आके मिलती हैं। काबुल की सहायक नदी जो है स्वात हो गई, ये कुनार नदी है। कुर्रम की इसकी सहायक नदी जो है तोची नदी है। गोमल इसकी सहायक नदी कुंदर नदी और झोब नदी, देख लिए। और ये हो गया आपका इसकी सहायक नदियाँ। और सिंधु की सहायक नदी जो है दाहिने तट पे मिल रही हैं और उनकी सहायक नदियाँ हैं ये स्वात है, कुनार, काबुल की हो गई। आगे चलते हैं। सिंधु नदी 3 नदियाँ हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं, तो हम लोग देख ही चुके हैं, चिनाब, रावी, ब्यास। ये ब्यास का जो पुराना नाम है विपाशा या यार्गिया नदी है। इसका उद्गम जो है ब्यास नदी का आपका हिमाचल प्रदेश से बारालाचाला दर्रे से बता ही चुके हैं आप लोगों को, रोहतांग दर्रे से होता है। बारालाचाले से रावी चिनाब नदी का उद्गम होता है। चिनाब नदी का हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे बारालाचाला दर्रे से उद्गम है। और ब्यास नदी का आपका हो जाएगा रोहतांग दर्रा, यहाँ दिया हुआ हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल रोहतांग दर्रे से के स्थित ब्यास कुंड के समीप लगभग 400 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। इस नदी घाटी में कुल्लू, मनाली, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा प्रसिद्ध नदियाँ घाटी है। यानी कि कहाँ पे, ब्यास नदी घाटी में कुल्लू, मनाली, कांगड़ा, यानी कि ये कुल्लू, मनाली, कांगड़ा सीधी सी बात है आपका हिमाचल प्रदेश में होगा। और हिमाचल प्रदेश से ही नदी निकलती है ब्यास नदी। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से। वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ से, ब्यास कुंड। ब्यास कुंड कहाँ स्थित है, ये आपका हो जाएगा बारालाचाला दर्रे। तो बोझी लोग नहीं पढ़ना है, एंजॉय करके चीज़ों को समझते हुए चलना है। और इसकी लंबाई अगर पूछें तो 470 किलोमीटर है और अपवाह क्षेत्र अगर देखें तो 25,900 वर्ग किलोमीटर है। नदी कुल्लू घाटी से गुजरते हुए धौलाधार श्रेणी में काटती है। यानी कि जब आप हिमाचल प्रदेश में ही धौलाधार श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, ये सभी हैं श्रेणियाँ, तो उसमें जो ब्यास नदी धौलाधार श्रेणी को काटती हुई आगे बढ़ती है और पंजाब के होशियारपुर जिले में स्थित
तलवंडी नामक स्थान मैदान में प्रवेश कर जाती है। और ये फिर आगे चलते हुए सतलज, ब्यास नदी सतलज में ही आके मिल जाती है, पाकिस्तान में नहीं जाती है। तो एक कपूरथला में स्थित अमृतसर जिले से गुजरते हुए हरिकेश नामक बांध बनाया गया है, जहाँ पे आके ब्यास नदी अपना जल त्याग देती है। झेलम नदी के बारे में देख लेते हैं। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल के गिरिपाद स्थित वेरीनाग के झरने से हुआ है। ये आपका देख रहे हैं, ये शेषनाग है, यहीं से निकली हुई है। वेरीनाग यहाँ बगल में है, इसी के समीप शेषनाग झील से निकली हुई है और यहाँ इस पे श्रीनगर स्थित है। ये शेषनाग से होते हुए ये जो है आपका झेलम नदी है, ये बुलट झील से आगे बढ़ती, बुलट झील में जाती, फिर उसके बाद भारत पाकिस्तान के सीमा के समानांतर प्रवाहित होते हुए चिनाब नदी में आके ये मिल जाती है। ये यहाँ पे दे भी रहा है, बारामूला बुलट झील में प्रवेश करती है। इसके पश्चात बारामूला से आगे बढ़ते हुए ये महाखंड मुजफ्फराबाद, बारामूला से मुजफ्फराबाद सीमा पर प्रवाहित होती भारत पाकिस्तान के, और फिर चिनाब नदी में आके मिल जाती है। इसका पुराना नाम जो है झेलम का विस्ता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है झेलम का पुराना नाम विस्ता, आप लोग बता देंगे। 400 किलोमीटर भारत में प्रवाहित होती है। अपोवा वैसे तो ये 724 किलोमीटर है, लेकिन 400 किलोमीटर ही भारत में प्रवाहित होती है। जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण नदी है। इसमें सिकरा एवं बजरे एक प्रकार के नाव हैं, ये दोनों सिकरा और बंजरे एक प्रकार का नाव है जो कि यहाँ नदियों में चलाई जाती है, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र में एकमात्र नदी है झेलम नदी, जो कि ये कश्मीर में यानी कि जम्मू कश्मीर में ही हिमालय क्षेत्र में विसर्पण करती है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनता है कि सिंधु की एकमात्र सहायक नदी जो कि ये जम्मू कश्मीर में ही विसर्पण करती है, यानी कि हिमालय क्षेत्र में ही विसर्पण करती है, तो आपका झेलम होगा। रावी नदी है। रावी नदी को पूर्व नाम, इसका पुराना नाम था इरावती या पुरोषणी, दोनों ही नाम है। तो आपसे कुछ भी पूछा जाए तो उसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन की स्थिति ना हो, इसलिए यहाँ पुराना नाम है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रावी का पुराना नाम क्या है। इसे प्राचीन काल में पुरोषणी या इरावती नदी के नाम से जाना जाता था। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी में स्थित रोहतांग दर्रा। तो आपसे एग्जाम में पूछे कि रोहतांग दर्रा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। तो कुल्लू, अगर कुल्लू की बात आती, कुल्लू मनाली ये सब आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो एक दूसरे से अगर जोड़ते हुए पढ़ेंगे हम लोग तो भूलने की स्थिति आ ही नहीं सकती, और ऊपर से अगर आप मैप देख लिए तो बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। तो इन 5 नदियों में सबसे छोटी नदी है रावी। यह धौलाधार तथा पीर पंजाल की श्रेणी, ये यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए, ये जो रावी नदी है धौलाधार तथा पीर पंजाल की श्रेणी के मध्य से गुजरती हुई गहरी और सकरी घाटी का निर्माण करती है। ये चंबा शहर के बाद दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और धौलाधार श्रेणी के गहरे गार्ज, यानी कि धौलाधार यहाँ पे है आपका, यहाँ से गहरे गार्ज का निर्माण, यानी कि गार्ज वही है जो पानी जो धार से गिर रहा है वहाँ से गड्ढे बन जा रहे हैं, वही गार्ज है, कि मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है और पाकिस्तान के मुल्तान के निकट चिनाब नदी में, यानी कि जाहिर सी बात है कि अगर सारी नदियाँ चिनाब में जाके उसके बाद 3 ही ऐसी मात्र नदी है जो सिंधु नदी में 2 नदियाँ आके मिलती हैं, बाकी सभी नदियाँ कुछ तो चिनाब में मिल जाती हैं, कुछ सतलज में मिल जाती हैं। तो इसीलिए सिंधु की सबसे बड़ी नदी झेलम नदी या चिनाब नदी है, सिंधु की सबसे बड़ी नदी जो है सहायक नदी जो अगर देखा जाए तो चिनाब नदी है। उसी में सारी नदियाँ छोटी छोटी आके मिल जाती हैं और ये सभी आके ये मिठान कोट के पास आपस में मिल जाती हैं, उसके बाद अरब सागर में प्रवाहित हो जाती हैं, गिर जाती हैं। तो यहाँ देख ही चुके रावी का पुराना नाम इरावती या पुरोषणी है। कुल्लू पहाड़ी क्षेत्र में रोहतांग दर्रे से निकलती है। यह धौलाधार तथा पीर पंजाल श्रेणी के मध्य से प्रवाहित होती है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कौन सी ऐसी सिंधु की कौन सी सहायक नदियाँ ऐसी हैं जो धौलाधार तथा पीर पंजाल श्रेणी के मध्य से प्रवाहित होती हैं, तो आप तुरंत आंसर करेंगे रावी नदी। और ये सिंधु की सबसे छोटी सहायक नदी है और इसका प्रवाह क्षेत्र जो है बहुत ही छोटा है
और ये जो है रोहतांग दर्रे से निकलती है। यहाँ आ गया सिंधु की कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियों के बारे में और उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसके लास्ट में जो है कुछ क्वेश्चन आप लोगों से किए हैं, आप लोग उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कमेंट के माध्यम से हमें उस क्वेश्चन का आंसर बताएं, और आगे जो इसकी भी गलत होगा उसको हम अगले वीडियो में उन सभी प्रश्नों का आंसर देने का कष्ट करेंगे। तो आइए देखें, सिंधु जो झेलम संस्कृत नाम वितस्तता, झेलम को पुराना नाम क्या था? वितस्तता। चीनाब का अस्किनी बोलते हैं। चीनाब को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा भी कहा जाता है, क्योंकि चंद्र और भागा दो नदियाँ आके आपस में मिलने के बाद ही चीनाब नदी का निर्माण होता है। रावी नदी को पुरुषणी, इरावती दोनों बोलते हैं। ब्यास नदी को विपाशा बोलते हैं या आर्गिकिया बोलते हैं, और सतलज नदी को सतरुद या सतदुर बोलते हैं। सतलज नदी जो है भाखड़ा नांगल बांध बना है इस नदी पे। सतलज नदी पे भाखड़ा नांगल बांध, जैसे गोविंद सागर बांध भी कहा जाता है, इसी पर नदपत झाकरी और कोल बांध बने हुए हैं। यानी कि पूछे आपसे भाखड़ा नांगल बांध कहाँ बना हुआ? सतलज नदी पे। गोविंद सागर कहाँ है? ये भी सतलज नदी पे। नदपत झाकरी बांध तथा कोल बांध किस नदी पे निर्मित है? तो आप बोलेंगे सतलज नदी पे। चिनाब नदी पर कौन सा बांध बना है? ये एक सलाल बांध है, ये दुलहस्ती बांध है। ठीक है, चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, उसी पे सलाल बांध और दुलहस्ती बांध बने हुए हैं। रावी नदी पे जो है थीन बांध बना हुआ है। ब्यास नदी पर जो है पोंग और हरिके बांध, यही एकमात्र नदी है जो कि सिंधु में पाकिस्तान क्षेत्र में न जाके भारत में ही अपना उद्गम है, और इसका विसर्जन भी दोनों ये आपका भारत में ही है। तो इसमें पोंग बांध और एक हरिके बांध ब्यास नदी पे बनाया गया है। चीनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा, इसको हम लोग जान ही चुके हैं। झेलम नदी भारत पाक की सीमा पर लंबी सीमा बनाती है। आगे चलते हैं, तो वही है, झेलम नदी भारत की पाक की सीमा सबसे लंबी, यानी कि भारत पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ प्रवाहित होती है। अब यहाँ आ गया है, हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोगों से, और जिसका आंसर आप लोगों से अपेक्षित रहेगा। पहला क्वेश्चन है सिंधु की कौन सी नदी है जो हिमालय क्षेत्र में विसर्पण करती है? श्रीनगर किस नदी पर स्थित है? सिंधु की एकमात्र सहायक नदी जो भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ प्रवाहित होती है। चंद्रभागा किस नदी का नाम है? सिंधु की कौन सी सहायक नदियाँ पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती? चिनाब, रावी, ब्यास किस राज्य से निकलती हैं? लेह किस नदी पर स्थित है? सिंधु और सतलज का उद्गम स्थल कहाँ है? श्योक किसकी सहायक नदी है? तो इन सभी प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अगर देखेंगे तो आप पिछले एग्जाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने हैं, निसंदेह हम बता सकते हैं आप लोगों को कि इन सारे प्रश्नों को आप कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आपके सामने टकराए होंगे। तो इसलिए इस प्रश्नों को इग्नोर मत करिएगा। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हुए इन प्रश्नों को कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराइएगा। आप लोगों के उत्तर अपेक्षित हैं। बने रहिए आप लोग हमारे हिंदी सागर चैनल यूट्यूब चैनल के साथ, और आप लोगों का स्नेह और प्यार इसी तरह से बना रहा, हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।